नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 नवंबर 2023 की न्यूज़ के साथ। आज है 10 नवंबर 2023 और हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की न्यूज़ टुडे। सबसे पहली खबर जो प्रीलिम्स 2024 और मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जनरल के एक अध्ययन के अनुसार चरम मौसम आक्रामक प्रजातियों के लिए मददगार हो सकता है। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जनरल के एक अध्ययन अनुसार चरम मौसम आक्रामक प्रजातियों के लिए मददगार हो सकता है। तो चरम मौसम किस तरह से आक्रामक प्रजातियों के लिए मददगार हो सकता है और नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जनरल क्या कहना चाह रहे हैं या इन्होंने ये किस तरह से कहा और कैसे पता लगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आक्रामक प्रजाति किसे कहते हैं, जिसको हम इनवेजिव स्पीसीज कहते हैं। इनवेजिव स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजाति क्या है। इनवेजिव स्पीसीज मीन्स का तात्पर्य है एक ऐसी प्रजाति है जो किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र के लिए विदेशी या बाहरी होती हैं। ठीक है, आक्रामक का मतलब क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए विदेशी होती या बाहरी होती हैं। इस प्रजाति के उस विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करने से वहाँ आर्थिक या पर्यावरणीय नुकसान की संभावना होती है। साथ ही ये मानव स्वास्थ्य के लिए समक्ष खतरा पैदा करती है। इसको आक्रामक प्रजाति यानी इनवेजिव स्पीसीज कहा जाता है। केवल वे विदेशी प्रजातियां जो स्थानीय जैव विविधता व पारिस्थितिक तंत्र और स्थानिक प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालकर वहां स्थापित होती हैं फैलती हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां इनवेजिव एलियन स्पीसीज कहलाती हैं। यानी ऐसी विदेशी प्रजातियां जो वहाँ की जो स्थानीय जैव विविधता है, पारिस्थितिक तंत्र हैं, स्थानीय प्रजातियां हैं, उन सब पर नकारात्मक प्रभाव डाले और फिर फलती फूलती है, तो फिर ऐसी को हम आक्रामक विदेशी प्रजाति कहते हैं, इनवेजिव एलियन स्पीसीज कहते हैं। तो कुल मिला के आक्रामक प्रजाति वो इसे कहते हैं जो वहाँ जो पर्यावरणीय जैव विविधता है, जो पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र जो विद्यमान है वहाँ पर, और इसके अलावा वहाँ की जो स्थानीय प्रजाति हैं, स्थानीय प्रजातियों के साथ वो आक्रामक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालते हुए फलते फूले और उनके समक्ष खतरा पैदा करे, तो ऐसी स्थिति में उसको आक्रामक प्रजाति कह सकते हैं। ठीक है, अध्ययन में क्या सामने आया, ध्यान दीजिएगा। अध्ययन के निष्कर्ष ये है कि मनुष्य द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में लाई गई अधिकतर आक्रामक प्रजातियों में अनुकूलन क्षमता एवं उच्च प्रजनन दर जैसे गुण होते हैं। आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं उनमें अनुकूलन क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी है और उच्च प्रजनन दर भी हैं, उनकी संतान उत्पन्न करने की दर जो है वो भी ज़्यादा है। इनके जैसे गुण ज़्यादा हैं, ये गुण उन्हें प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहने के सक्षम बनाते हैं। मतलब उनके अनुकूल नहीं है माहौल, उनके ठीक उनके चाहिए जैसा वैसा नहीं है, उनके नहीं रहने जैसी स्थिति में फिर भी वो पारिस्थितिक तंत्र में फलती फूलती रहने सक्षम बनती हैं, उनकी योग्य बनती हैं, क्योंकि उनकी अनुकूलन क्षमता और प्रजनन दर ज़्यादा हैं, तो उन्हें सक्षम बनाती हैं ये चीज़ें। विशेष रूप से आक्रामक पादप प्रजातियाँ, पादपों की बात करें पेड़ पौधों की, तो अक्सर अपने बीजों को फैलाने में भी काफ़ी सक्षम होते हैं। इससे वे इन क्षेत्रों पर शीघ्र ही प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, इनके बीज फैल जाते हैं और इस वजह से वो जल्दी से प्रसारित हो जाते हैं। चरम मौसम स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर सकता है। अब चरम मौसम मान लो विकट परिस्थिति आई, बहुत ज़्यादा बरसात हो या बहुत ज़्यादा तापमान हो या इस तरह की चीज़ें हो, तो वो स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देगा। जल उपलब्धता को चरम मौसम स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर सकता है, जल उपलब्धता को कम कर सकता है, पर्यावास को हानि पहुंचा सकता है, पर्यावरण और आवास को। इससे अस्थानीय प्रजातियों को स्वयं को स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विकट परिस्थिति में जो स्थानीय प्रजातियां नष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं, वहाँ पर आक्रामक प्रजातियां इनवेजिव स्पीसीज जो है उनके फलने फूलने की स्थिति बनती दिखती हैं कई जगह। आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह यानी इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप्स ISSG का गठन किया गया है वैश्विक तौर पर, और इसे 1994 में गठित किया गया था। आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं और विशेषज्ञ भी, जो नीति बनाने में विशेषज्ञ हैं, उन नीति विशेषज्ञों का भी वैश्विक नेटवर्क है और सब मिले हुए हैं आपस में और वैश्विक तौर स्तर पर
इस तरह की कोई समस्या सामने आती है तो सब मिल करके उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस ISSG यानी इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन यानी कि SSC के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। अब हम समझते हैं प्रभाव। प्रभाव क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र पर आर्थिक प्रभाव क्या है, खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव है और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखते हैं। पारिस्थितिक प्रभाव यह है कि आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश मूल प्रजातियों के विलुप्त होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण कोई और रहा होगा, तो दूसरा कारण जो है सबसे बड़ा विलुप्ति का, किसी प्रजाति के मूल स्थान में स्थानीय प्रजाति या किसी मूल प्रजाति के विलुप्त होने के सबसे बड़े खतरे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो वजह बनती हैं वो है आक्रामक प्रजातियां, इनवेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो एक तो ये पारिस्थितिक प्रभाव बहुत बड़ा है कि एक तो विलुप्ति का कारण बनते हैं स्थानीय प्रजातियों मूल प्रजातियों के विलुप्ति का कारण बनते हैं आक्रामक प्रजातियां। दूसरा पारिस्थितिक प्रभाव यह है कि जैव विविधता में गिरावट आती है इससे, मतलब एक प्रजाति नष्ट हो जाएगी तो विविधता समाप्त होगी और इससे जैव विविधता नष्ट होती हैं। तीसरा यह है कि सीमित संसाधनों के लिए स्थानीय जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा होती हैं। स्थानीय प्रजातियों के लिए जो खाने, रहने और इस तरह की चीज़ें जो हैं वातावरण में, उन चीज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा होती हैं, कंपटीशन होता है और ऐसे में जो मजबूत है वो जीत जाएगा, जो कमज़ोर है वो दब जाएगा। इसके अलावा पर्यावरणों में बदलाव होने लगता है, पर्यावास बदल जाते हैं क्योंकि जो आक्रामक प्रजाति हैं वो स्थानीय प्रजातियों के लिए एक तरह से नकारात्मक प्रतिस्पर्धी जीव हैं। अब देखिए पर्यावासों में बदलाव होने लगता है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? आर्थिक प्रभाव यह है कि 2019 में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण विश्व में $423 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था। $423 बिलियन, $423 बिलियन, बहुत अधिक संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। 2019 की बात है केवल ये, और पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में कितने बिलियन डॉलर? $423 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आक्रामक प्रजातियां फसल के नुकसान और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण है। तो फसल के नुकसान में भी और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट में भी कैसी ये प्रमुख कारक बनती हैं। पादप प्रजातियों की बात भी इसमें शामिल है और इसमें जंतु भी शामिल हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो वे संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में कार्य कर सकती हैं। कई रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं, उन रोगों के वाहक के रूप में स्थानीय प्रजातियां कार्य करती हैं, क्षमा कीजिएगा, ये जो आक्रामक प्रजातियां कार्य करती हैं। ये सब चीज़ें सीखने के बाद हम दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं और ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर खबर को आप उतनी ही महत्व के साथ पढ़िएगा और समझिएगा, जो ऐसे मान के चलिए कि या तो प्रीलिम्स में या मेंस में किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेगी। दिव्यांगजनों की पहुंच में सुधार करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त ने विविध निर्णय दिए। दिव्यांगजनों यानी PWD, तो दिव्यांगजनों PWD के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने 2 निम्नलिखित निर्णय दिए हैं। कौन कौन से निम्नलिखित 2 निर्णय दिए, ध्यान दीजिएगा। दिव्यांगजनों की पहुंच में सुधार करने, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त ने विविध निर्णय दिए। अब कौन कौन से निर्णय दिए मुख्य आयुक्त ने? तो मुख्य आयुक्त की अदालत ने 2 निर्णय दिए। पहला तो ये है, ध्यान दीजिएगा, कि देश के सभी सरकारी कार्यालय जो ऐसे भवनों से संचालित होते हैं दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं हैं, अपनी सेवाएं ग्राउंड फ्लोर से प्रदान करनी चाहिए या उसी भवन के सुगम्य स्थान पर उपलब्ध करानी चाहिए। एक अन्य मामले में अदालत ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि कुछ विमानन कंपनियां दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सकीय मंजूरी यानी मेडिकल क्लियरेंस अनिवार्य करती हैं। यह अनिवार्यता, ये क्लियरेंस वैश्विक नागर विमानन मानकों के संगत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। पहली तो यह है कि देश के सभी सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेज हैं, उन सभी भवनों जितने भी भवनों में संचालित हो रहे हैं सरकारी कार्यालय, जो दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है, जहाँ दिव्यांगजन आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं उनकी विकलांगता के कारण, दिव्यांगता के कारण, तो वो अपनी सेवाएं या तो ग्राउंड फ्लोर में नीचे देंगे, सबसे ऊपर चढ़ना मुश्किल काम होता है एक दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से प्रदान करनी चाहिए या उसी भवन के
उसी जिसमें वो कार्यालय चल रहा है उसी भवन के किसी सुगम स्थान पर यानी किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहुँचा जा सके आसानी से उपलब्ध करानी चाहिए। पहला काम तो ये, ठीक। दूसरा ये कि अन्य मामले में अदालत ने इस मुख्य आयुक्त की अदालत ने इस तथ्य को रेखांकित किया। दूसरा क्या कहा अदालत ने, ध्यान दीजिएगा, कि कुछ विमानन कंपनियां दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सकीय मंजूरी अनिवार्य करती हैं। कुछ विमानन कंपनियां जो हैं वो चिकित्सकों के लिए क्षमा कीजिएगा, दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सकीय मंजूरी, मेडिकल क्लियरेंस अनिवार्य करती हैं। और ये क्लियरेंस जो हैं ये वैश्विक नागर विमानन मानकों के संगत नहीं है, ठीक है। करते हैं लेकिन वैश्विक नागर विमानन जिस तरह से चाहते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए होनी चाहिए वैसे नहीं है। उनको अपनी चिकित्सकीय जो मंजूरी है, चिकित्सकीय जो वो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अदालत ने इस बात पर बल दिया कि देश में परिचालनरत सभी भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD एक्ट, राइट ऑफ PWD एक्ट 2016 लागू करें और अनिवार्य रूप से लागू करें, ये मुख्य आयुक्त की अदालत ने कहा। अब हम समझते हैं दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के बारे में। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के बारे में देखिए। इसकी स्थापना, मुख्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना, इसकी स्थापना निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 PWD अधिनियम 1995 के तहत की गई है। यानी दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, इसके कोष्टक में लिखिएगा निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के, निःशक्त व्यक्ति के कोष्टक में लिखिएगा समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 यानी निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, PWD जिसको हम कहते हैं दिव्यांगजन व्यक्ति PWD अधिनियम 1995 के तहत की गई है। इसकी स्थापना दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय की बात करें। इसके अलावा देखिए राइट ऑफ PWD अधिनियम 2016, क्षमा कीजिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसने PWD अधिनियम 1995 की जगह ले ली। अब देखिए अधिनियम निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 था, PWD अधिनियम 1995 था, और उसकी जगह राइट ऑफ PWD यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो उसने 1995 की जगह ले ली। RPWD अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए। PWD के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, ऐसे कार्य नीतियों की पहचान करना जो RPWD अधिनियम के संगत नहीं है, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम नीतियों की पहचान करना जो संगत नहीं है, तो ये कार्य सौंपे गए उनको, RPWD अधिनियम की संगत नहीं है। ऐसे नीतियों और कार्यों की पहचान करना और उन्हें फिर रोकना, ठीक है। सुरक्षा के लिए कदम उठाना। मंत्रालय देखें तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं दिव्यांगजन के लिए। ये जो सब बताया जा रहा है मुझे लगता है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कल्याण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने दिव्यांगजनों के लिए कल्याण के लिए क्या कौन से कदम उठाए। पहला ये कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लानिंग NAP तैयार की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। नेशनल एक्शन प्लानिंग यानी कि राष्ट्रीय कार्य योजना को दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना के तहत लागू किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को सहायकों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना यानी कि ADIP स्कीम चलाई जा रही है। इसके अलावा सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। यह दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक अवसंरचनाएं, परिवहन तंत्र तथा सूचना एवं संचार प्रणालियां विकसित करके उन्हें सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। तीसरी आज की महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या महत्वपूर्ण सुर्खी हैं या ये किस तरह से महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा।
भारत में सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर 60 गीगावाट हुई। सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता, तो सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़ गई है, 60 गीगावाट हो गई हैं। क्या है, किस तरह से समझते हैं, देखें। सोलर मॉड्यूल को फोटोवोल्टिक यानी पीवी सेल्स या सोलर सेल्स को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। सोलर मॉड्यूल, इनका निर्माण क्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अर्धचालक सामग्रियों से किया जाता है। तो विनिर्माण क्षमता जो है 60 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत में सोलर मॉड्यूल निर्मित किए जा रहे हैं। सोलर मॉड्यूल को फोटोवोल्टिक सेल्स या सोलर सेल्स जो है, फोटोवोल्टिक सेल्स या सोलर सेल्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इनका विनिर्माण क्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अर्धचालक सामग्रियों से किया जाता है। सोलर मॉड्यूल सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सोलर मॉड्यूल का मतलब जो सौर ऊर्जा की प्लेट बनाई जाती है उसकी बात की जा रही है। इसको गौरतलब है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट, अब तो देखो केवल 60 गीगावाट तक पहुंची है। भारत का 2030 तक का लक्ष्य क्या है, 30 से क्षमा कीजिएगा अगर मैंने 23 बोला हो, तो 2030 तक का भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इसमें 300 गीगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी और इस ऐसे में 60 गीगावाट की क्षमता की प्राप्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती हैं। ठीक है, भारत में सोलर मॉड्यूल की स्थिति देखें तो भारत में 100 से अधिक सोलर मॉड्यूल विनिर्माता हैं। इनमें से 27 चुनिंदा विनिर्माताओं की विनिर्माण क्षमता 50 गीगावाट तक की है। भारत में 100 से अधिक सोलर मॉड्यूल विनिर्माता है। 27 100 में से जो हैं चुनिंदा विनिर्माताओं की विनिर्माण क्षमता जो है 50 गीगावाट तक की है। 2023 में भारत से 3900 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल निर्यात किया गया। 3900 मेगावाट का निर्यात भी किया गया 2023 में। घरेलू विनिर्माताओं में इसे बढ़ाकर 30 गीगावाट प्रतिवर्ष करने की क्षमता है। घरेलू विनिर्माता इतनी क्षमता रखते हैं कि वो 3900 मेगावाट से 30 गीगावाट तक का निर्यात कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सोलर मॉड्यूल की विश्व स्तर पर मांग है। इसकी उत्तर अमेरिका और यूरोप में विशेष रूप से मांग है। सोलर मॉड्यूल निर्माण से संबंधित मुख्य चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियों पहले ये हैं कि भारत में फोटोवोल्टिक यानी पीवी मुख्य श्रृंखला के प्रारंभिक चरणों की विनिर्माण क्षमता का अभाव है। पॉलीसिलिकॉन और वेफर पीवी मुख्य श्रृंखला के प्रारंभिक चरण हैं। ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता और उच्च परिवहन लागत, परिचालन लागत, ये भी एक बड़ी बाधा चुनौती है। सोलर सेल उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अनुसंधान का अभाव, अवसंरचना, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा, कुशल मानव संसाधनों के स्तर पर अनुसंधान की कमी है। अन्य चुनौतियां ये हैं कि सोलर मॉड्यूल के निर्माण पर कई तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियों अपनाने में देरी देखी जा सकती हैं। अब हम समझते हैं सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल है उससे संबंधित सरकार की पहलें कौन कौन सी, सरकार ने कौन कौन सी पहल की हैं। पहली ये है कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन। ठीक है, तो वो है PLI योजना शुरू की गई है। अगले 3 वर्षों में 48 गीगावाट की नई विनिर्माण क्षमता सृजित होने का अनुमान है। ठीक है, अगले 3 वर्षों की बात हो जा रही। घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर 40% का बेसिक सीमा शुल्क लगाया गया है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर मॉड्यूल के लिए मॉडल्स एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची तैयार की है। ठीक है, मॉड्यूल्स के लिए मॉडल्स की भी और विनिर्माताओं की भी। इसमें BIS मानकों का अनुपालन करने वाले योग्य मॉडल्स और विनिर्माताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। BIS कौन से मानक हैं, ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक खरीद, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता। आदेश के तहत सार्वजनिक सरकारी खरीद में स्वदेशी विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली सुर्खी की ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगली खबर जो है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय, इन दोनों से मिलकर बना अंत्योदय योजना। क्या है दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी DAY? ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेशनल ग्रामीण को कह देंगे रूरल, और आजीविका को कह देंगे लाइवलीहुड, और मिशन को कह देंगे मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
और SIDBI क्या है, इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ। ध्यान दीजिएगा, DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और भारतीय लघु उद्योग बैंक, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारतीय लघु उद्योग की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI कहते हैं इसे हम। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने और DNRLM ने, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब कह सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं सहायता समूहों यानी कि HSG की मदद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये साझेदारी, ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये साझेदारी महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। और किस तरह से निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा। पहली तो ये है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की टीमों की क्षमता और कौशल में वृद्धि करना, ताकि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो हैं, HSG जो हैं, उनको अनुभवी सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमों में रूपांतरित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा ये महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील सहयोगी संरचना की स्थापना करना, ये भी। इसके अलावा तीसरा ये है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के भीतर मानकीकृत प्रोटोकॉल्स का कार्यान्वयन करना। तो एक तो मानकीकृत प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है और एक महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उनमें विश्वसनीयता, संवेदनशीलता के लिए सहयोगी संरचना स्थापित करने की बात की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, उसकी टीमों की क्षमता और कौशल में वृद्धि करना सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब देखते हैं महिला उद्यमशीलता में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की भूमिका क्या है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स उन महिला उद्यमों के लिए वित्त पोषण स्रोत के रूप में कार्य करता है जिनमें उद्यम शुरू करने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनके पास इसे आरंभ करने के लिए पर्याप्त संसाधन और आवश्यक वित्त नहीं है। उदाहरण के लिए केरल का कुदुम्बश्री स्वयं सहायता समूह। तो ये जो एक HSG है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण बन सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये आप परीक्षा में लिखेंगे और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो बेशक उस पर नंबर मिलेंगे, निस्संदेह उस पर नंबर मिलेंगे। तो केरल का कुदुम्बश्री स्वयं सहायता समूह, कुदुम्बश्री नाम याद रखिएगा, ये केरल का है और कुदुम्बश्री इसका नाम है। ये एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है जिनके पास इच्छा शक्ति तो है, पर्याप्त वित्त तो नहीं है। तो पहली तो ये है उद्यमशीलता में HSG की भूमिका ये है। महिला उद्यमशीलता कैसे आगे बढ़ा रही हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो हैं, स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमशीलता में कैसी भूमिका निभा रहे हैं। पहला तो ये है कि वित्त पोषण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, उनमें उद्यम शुरू करने की तो इच्छा होती है। उन महिला उद्यमियों के लिए वित्त पोषण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं HSGs, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। उनकी सहायता करते हैं जिनमें उद्यम शुरू करने की तो इच्छा है लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। महिला उद्यमियों का एक ग्रुप है केरल का कुदुम्बश्री सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा दूसरा ये भूमिका निभाता है HSG महिला उद्यमशीलता में कि ये एकजुटता को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता पर, लैंगिक न्याय पर महिलाओं को एक साथ लाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देनालांग स्वयं सहायता समूह, तो एक तो कुदुम्बश्री और एक देनालांग, ये जो है स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश है देनालांग HSG के द्वारा। स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय, इन सब मुद्दों को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा HSG महिला उद्यमशीलता में किस तरह से भूमिका निभा रहा है, वो तीसरी भूमिका ये है कि ये समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में बेहतर कार्यक्षमता, निर्णय लेने के कौशल का विकास करने के लिए एक परिवेश तैयार करता है। अगली जो खबर है वो है, खबर नहीं मतलब उसी में अंतर्गत है। अब सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है। ध्यान दीजिएगा,
DAYNRLM के बारे में जाने तो इसका मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है। ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, गरीबी मिटाने का कार्यक्रम है। ये गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण करता है और वित्तीय सेवाओं और आजीविका तक पहुँच प्रदान करता है। यह मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है, जिस तरह की मांग है उस तरह से संचालित करता है। इससे राज्यों को अपनी राज्य विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाता है। अब समझते हैं सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ये MSMEज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। ठीक है। इसे 1990 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है। ये जो सिडबी है 1990 में सरकार ने IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी, तो IDBI की सहायता कंपनी है और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भी है। 1990 में इसको स्थापित किया था सिडबी को। ये वित्त मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। सिडबी क्या है? सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय ये बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आगे अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। अब वास्तव में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और खबर का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद जो भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP जो हैं, MLA जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, उनके खिलाफ जो भी मामले हैं उनके शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए, शीघ्र निपटान किया जा रहा है उसमें निगरानी रखने के लिए उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निगरानी किस तरह से रखी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट बता रही है, ध्यान दीजिएगा। SC ने ये दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी की हैं। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उससे संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी की है। इस याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 8(3) को चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहते हैं इसे। उसकी धारा 8 और 8 के अंतर्गत तीसरा जो क्लॉज है 8(3) के अंतर्गत ये चुनौती दी गई है। 8(3) क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधों को दोषी उम्मीदवारों को 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सकती हैं। जिनको 2 वर्ष की सजा हो रखी है ऐसे प्रतिनिधियों को 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने तक की प्रतिबंध लगाया जा सकता है। SC ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है? SC कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट को जो MP हैं, जो MLA हैं, उनके खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों को दर्ज करने का दिशा निर्देश दिया है। यानी एक तो इनका स्वतः संज्ञान लें, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इन मामलों को इन रीडेसिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ MP MLA, ठीक, डेजिग्नेटेड क्षमा कीजिएगा, इन रीडेजिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ MP MLA शीर्षक के तहत जारी किया है। ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ द्वारा की जा सकती हैं। डेजिग्नेटेड यानी पद नामित न्यायालय निम्नलिखित को प्राथमिकता देगा। पद नामित न्यायालय इन रीडेजिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ MP MLA। तो डेजिग्नेटेड पद नामित न्यायालय जो है, कोर्ट्स जो है, वो निम्नलिखित को प्राथमिकता देंगे। निम्नलिखित किसको प्राथमिकता दे, ध्यान दीजिएगा। सांसदों विधायकों यानी MP MLA के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले प्राथमिकता देगा इनको। ठीक है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाले आपराधिक मामले जो हैं उनको भी प्राथमिकता देगा। इसके अलावा 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देगा। फिर उसके बाद अन्य मामलों में जैसे ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य कारणों को छोड़कर यानी अनिवार्य कारणों को छोड़कर किसी भी आधार पर मामलों को स्थगन नहीं करेगा। ठीक है। ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य मामलों, कोई दुर्लभ है और कोई अपरिहार्य मामला है, उनको छोड़कर किसी अन्य आधार पर मामलों का स्थगन नहीं करेगा। ठीक।
उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। तो हाई कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों को प्रभावी निगरानी करेगा। तो ये हाई कोर्ट से संबंधित हैं 227, आर्टिकल 227। हमारे संविधान में भाग संख्या 6 152 अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक चलता है। ठीक है, अब इस भाग संख्या 6 के अंतर्गत मैं बात करूं तो 152 से लेकर के 152 से 167 तक ये पूरा ही जो है कार्यपालिका कहलाता है। इसमें 152 से 162 तक राज्यपाल और 163 से 167 तक जो ये है उसमें राज्य मंत्रिपरिषद हो गई और महाधिवक्ता हो गई। ये सब मिलकर राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता मिलकर के राज्य के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद 168 से 212 तक जो है राज्य का विधानमंडल जो है उसकी बात की गई है। और 212 के बाद 213 जो है ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति लिखी गई है इसमें। फिर 214 से लेकर के 232 तक जो है आपका हाई कोर्ट दिया गया है। और इसी 214 से 232 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 227। और अनुच्छेद 227 क्या कहता है इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एक बार थोड़े थोड़े आर्टिकल जल्दी जल्दी में बताऊँ तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट की, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये 214 में लिखा गया है। 215 में कहा गया है हाई कोर्ट जो है उनका अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, 216 में उनका गठन लिखा गया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का गठन 216 में है। 217 में हाई कोर्ट के जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट, उसके पद की शर्तें 217 में लिखी गई हैं। 218 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना 218 में लिखा गया। 219 में हाई कोर्ट के जज की द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान 219 में लिखी गई। 216 में उनका गठन लिखा गया है हाई कोर्ट का और जज की शपथ लिखी गई 219 में। ठीक है, और 217 में जो है उनकी नियुक्ति लिखी गई है जजेज की नियुक्ति पद शर्तें 17 में और 19 में जो है प्रतिज्ञान शपथ लिखी गई हैं। ठीक है, 220 में जो है स्थानीय न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन। ठीक है, कोई भी विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, उस पर बंधन लगा हुआ है। इसके अलावा 221 कहता है, 221 में वेतन की बात की गई है। ठीक है, जज की नियुक्ति 217, 219 में उनकी शपथ प्रतिज्ञान, 221 में उनके वेतन की बात की गई है। नियुक्ति 217, 219 में शपथ और 221 में वेतन। ठीक है, ये जज की बात कर रहा हूँ मैं। और हाई कोर्ट की बात की गई 214 में, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जज की नहीं। हाई कोर्ट की बात की 214 में, अभिलेख न्यायालय के रूप में 215 में। ठीक है, और गठन जो है 216 में लिखा गया है। इसी तरह से देखें तो 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे में न्यायालय का अंतरण, दूसरे न्यायालय में अंतरण करना, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, ये 222 में लिखा गया है। 223 में क्या है, कार्यकारी प्रमुख न्यायमूर्ति की प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में लिखी गई है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि शपथ ली गई, फिर वेतन की बात की गई उनके, तो वेतन के बाद इनकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 221 की जस्ट बाद लिखी गई है। अब ध्यान दीजिए, मजे की बात ये है 217 उनके न्यायाधीश की नियुक्ति, उनके पद शर्तें लिखी गई हैं। 217 के बाद 2 बढ़ा दें, 217 के बाद 2 बढ़ाने पर 219 हो जाते हैं और 219 में शपथ लिखी गई है। 2 बढ़ाने पर 221 होते हैं, उनका वेतन लिखा गया है। शपथ के बाद वेतन है 221 में, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा उल्टा बोल दी पहला। 219 के बाद 219 के बाद 221, 21 के बाद 223 जो है उनके कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, 223 में जैसे मैंने बताया मुख्य न्यायाधीश, 224 में लिखा गया है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, 224 क में हो जाएगी उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट की कोई बैठक होती है उसमें जो मान लो रिटायर्ड कोई जज है तो उसकी भी नियुक्ति भी की बात की गई है। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 में लिखी गई है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो रिट निकालने की जो शक्ति है 226 के अंतर्गत है। और 226 के बाद 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो हाई कोर्ट जो है अपनी 227 के तहत संवैधानिक जो शक्ति हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त जो शक्ति हैं, यानी कि
जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय की सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति, उसके अंदर आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों की वो निगरानी कर सकता है, उनका अधीक्षण कर सकता है। ये शक्ति 227 के अंतर्गत उनको दी गई है। ठीक है। और 226 में कहा गया, क्या कहा गया है, हाईकोर्ट को रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। 226 के क के अंतर्गत क्या कहा गया है, हालांकि निरस्त किया जा चुका है तो इसका मतलब ऐसे बनता नहीं है। 226 के अंदर रिट निकालने की शक्ति, 227 में अधीक्षण करने की शक्ति दी गई है। 228 में मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण जो है, कुछ मामले जो हैं हाईकोर्ट को मिल जाएंगे अधीनस्थ न्यायालयों से। मेरे हिसाब से ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 227 के क्या लिखा गया है, देखिए 227 कहते हैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। 227 के अंतर्गत पहला क्लॉज ये है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, प्रत्येक हाईकोर्ट जो है उन राज्य क्षेत्रों में जहां वह अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। ठीक है। अधीक्षण की शक्ति जैसे मैंने बताया, ऐसे मामलों से जुड़े, अब देखिए ऐसे मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है, अधीक्षण की शक्ति से जुड़े कौन से निर्णय हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो ये एमपी एमएलए के मामलों से जुड़ा, क्षमा कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों एमपी एमएलए के मामलों से जुड़े जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनसे संबंधित निर्णय कौन से उनसे जुड़े हुए, ध्यान दीजिएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था। यानी पार्टी को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से जो भी उनके आपराधिक मामलों से जुड़े हुए विवरण हैं उनके उम्मीदवारों के, वो उनको अनिवार्यतः प्रकाशित करने होंगे। 2018 की बात है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा देखिए लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 बाद जो है 2013 का ये जो केस है, जिन विधायकों को, जिन एमपीज को किसी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल हुई है, वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2013 में, लिली थॉमस बनाम भारत संघ बाद में। ठीक है। अब देखिए भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 बाद मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। तो भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का बाद ये हैं भारत संघ, और इसके खिलाफ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है। तो इनमें मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार ये लिखा गया है। मौलिक अधिकार हैं, मतदाता ये जान सकेंगे अपने मूल अधिकार के तहत कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता को जानने का पूर्ण मौलिक अधिकार है कि उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं वो कैसा चरित्र वाला व्यक्ति है। अब हम जानते हैं अगली खबर की ओर, वो है बेहद महत्वपूर्ण खबर, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जलवायु लोचशील व निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बारे में फ्रेमवर्क अनावरण किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक फ्रेमवर्क की बात की है। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जो स्वास्थ्य देखभाल करेगा, जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त ये स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली होगी। इस फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य है, WHO ने जो अनावरण किया, जिसका फ्रेमवर्क का उद्देश्य दुनिया भर में समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की मदद करना, इसके लिए GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की लचीलेपन में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पेशेवरों का मार्गदर्शन करना, व्यापक और व्यावहारिक रणनीतियाँ एवं योजनाएं विकसित करना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का स्वास्थ्य घटक HNAP आदि। स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में निर्णय लेने की भूमिका और जिम्मेदारियां परिभाषित करना। यह फ्रेमवर्क 10 घटकों में उपाय करने का प्रस्ताव करता है। इन्फोग्राफिक यहाँ पर देख सकते हैं 10 घटक कौन कौन से हैं। जैसे बताया, ये फ्रेमवर्क जो, जैसे कि WHO ने ये फ्रेमवर्क का अनावरण किया है स्वास्थ्य से संबंधित प्रणाली को देखने के लिए। ये घटक 10 उपायों को प्रस्तावित करता है। और जैसे बताया, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति के लिए
इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में पेशेवरों का मार्गदर्शन करना। तो स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में पेशेवरों का मार्गदर्शन करना। दूसरा इस फ्रेमवर्क का कार्य ये है, व्यापक और व्यावहारिक रणनीतियाँ योजनाएं विकसित करना, जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का स्वास्थ्य घटक, स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में निर्णय लाने वालों की भूमिका और जिम्मेदारियां परिभाषित करना। ये फ्रेमवर्क 10 घटकों को जो है WHO के द्वारा ये जो फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया है स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए, ये 10 घटकों की बात करता है। जैसे पहला है जलवायु परिवर्तन, नेतृत्व और गवर्नेंस, पहला घटक हो गया। दूसरा क्लाइमेट स्मार्ट स्वास्थ्य कार्यबल। तीसरा जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों और GHG उत्सर्जन का आकलन। चौथा एकीकृत जोखिम निगरानी, पूर्व चेतावनी और GHG उत्सर्जन ट्रैकिंग। पांचवा यहाँ पर है स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी अनुसंधान। छठा है जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त अवसंरचनाएं, प्रौद्योगिकियां और आपूर्ति श्रृंखला। इसके अलावा स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों का प्रबंधन। सातवां आठवां जलवायु संबंधी आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन। नौवां जलवायु से संबंधित जानकारियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और 10वां सतत जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषण। ठीक है, तो वित्त पोषण की बात की गई है, नेतृत्व और गवर्नेंस की बात की गई है, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की बात की गई है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उत्पाद और प्रौद्योगिकियों की बात की गई है। और इसी तरह से 3 जो पॉइंट्स हैं वो सेवा वितरण से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बुनियादी घटक कौन कौन से हैं? क्लाइमेट रेजिलियंस से संबंधित लो कार्बन, वो हमने जाने। अब देखिए ये फ्रेमवर्क जो है अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ अटैच लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अटैच इसकी फुल फॉर्म अटैच की फुल फॉर्म हो जाएगी अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव। अलायंस है, ये एक संगठन है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्लाइमेट एंड हेल्थ पर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन के लिए अलायंस है। तो अलायंस फॉर ट्रांसपोर्टिव एक्शन, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, C&H पर TA, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन के लिए A यानी अलायंस। तो अलायंस है A, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन TA और क्लाइमेट एंड हेल्थ CH लक्ष्यों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। अटैच यानी कि अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ अटैच वस्तुतः WHO की एक पहल है। इसे 2022 में आरंभ किया गया है। महत्वपूर्ण, ये 2022 में आरंभ किया गया है। यह अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क हैं। यह अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क हैं। ये जलवायु लोचशील और संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के निर्माण के लिए COP, ठीक है, ये जो पार्टी जो है जितने भी पक्षकार हैं उनके 26वें यानी COP 26 में निर्धारित महत्वाकांक्षा को साकार करने हेतु कार्य करता है। संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता देखें तो आवश्यकता क्या है? पहली बात तो ये है कि ये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में उसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मदद करती हैं। वैश्विक रूप से GHG उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र का हिस्सा 5% है। यानी जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वह 5% जो योगदान करते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को, उसको भी समाप्त करने की बात यहाँ पर कोशिश है, इसके लिए आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट को कम करने और इसकी करने में इसकी जरूरत है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में इसका 15% सामग्री खतरनाक मानी जाती है। ठीक है, ये पहुंच वहनीय बनाने के लिए लागत में कमी लाई जा सकती है। अन्य सुर्खियां देखें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब तो CBI की बात की गई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि CBI एक स्वतंत्र एजेंसी है और सरकार का CBI के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है। केंद्र ने क्या दावा किया है कि CBI एक स्वतंत्र एजेंसी है और केंद्र सरकार का
सीबीआई के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये दावा किया है। ठीक है, सीबीआई के बारे में जाने तो सीबीआई एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई क्या है? वैधानिक निकाय है। सीबीआई को जांच करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। सीबीआई जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट क्षमा कीजिएगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो है उसके तहत इसको ये पावर मिलती है, सीबीआई को जांच कर सकती हैं। इसके अलावा सीबीआई के बारे में जाना तो ये कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है। कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग, तो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय उसके अंतर्गत कार्य करता है। उसके अंतर्गत कौन सा विभाग आता है? कार्मिक विभाग। उस कार्मिक विभाग के अंडर में काम करती हैं सीबीआई, यानी कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसे इंटरपोल के लिए भारत में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। राज्यों में सीबीआई को निर्बाध रूप से कार्रवाई करने के लिए डीपीएससी अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है। सीबीआई को निर्बाध रूप से कार्रवाई करने के लिए डीपीएसपी अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है। तो डीपीएसपी जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी डीपीएससी अधिनियम जो है, जिसको हम डीएसपी अधिनियम भी कहते हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है सीबीआई को निर्बाध रूप से कार्रवाई करने के लिए राज्यों में। ठीक है, ये है खबर पहली। दूसरी खबर है ई वे बिल। क्या है ई वे बिल? ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर महीने में 10 करोड़ रुपए से अधिक ई वे बिल जनरेट किए गए हैं। ई वे बिल क्या है? ध्यान दीजिएगा, अपनी शुरुआत के बाद से इसने पहली बार ये आंकड़ा पार किया है 10 करोड़ से अधिक। ठीक, ई वे बिल एक पोर्टल पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। ये माल की आवाजाही की वैधता प्रदान करता, साथ ही यह कर के भुगतान को भी सत्यापित करता है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार 50,000 से अधिक मूल्य की खेप की आवाजाही के लिए ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता होती है। 50,000 से अधिक है तो ठीक है। 2 राज्यों के बीच और 1 राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए ई वे बिल की आवश्यकता होती है। ई वे बिल, वे रास्ते पे चलने के लिए। ठीक है, कोई राज्य अपनी सीमा के भीतर माल को आवाजाही के लिए लागू ई वे बिल की मूल्य सीमा तय कर सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है पूसा 2090। तो पूसा 2090 क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARA, यहाँ पर भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसने पूसा 2019 या 2090 नामक धान की एक किस्म की तैयार की है। पूसा 2090 कैसी धान है? ध्यान दीजिएगा, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ये तैयार की है। पूसा 44 की तरह ही बेहतर उपज पैदा करती हैं। ये पूसा 44 और पूसा 2090 एक जैसी ही उपज पैदा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये केवल जो है 120 से 125 दिनों में पक जाती हैं। 120 से 125 दिनों में पक जाती हैं पूसा 2090। इसे पकने की अवधि किसानों को नवंबर के मध्य में गेहूं की बुआई से पहले खेत साफ करने के लिए पर्याप्त समय देती हैं। ठीक है, 120 दिनों में लगभग ये पक जाती हैं। 120 दिन यानी कि कितने महीने की बात हो रही है? 4 महीने की बात हो रही है। 4 महीने में ये पक जाती हैं। इसके पकने की अवधि किसानों को नवंबर के मध्य में गेहूं की बुआई से पहले साफ करने के लिए पर्याप्त समय देती है। गेहूं की फसल है 2090। पूसा जो है पूसा 44 और CB 501 की क्रॉस ब्रीडिंग से इसको तैयार किया गया है। पूसा 44 के साथ CB 501 क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। CB 501 चावल की जल्दी पकने वाली जापानी का प्रजाति हैं। ध्यान दीजिएगा, CB 501 चावल की प्रजाति हैं, पूसा शायद गेहूं की होगी। और इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से पूसा 2090 या 2090 नामक धान की एक नई किस्म तैयार की गई है। धान की किस्म है ये, धान चावल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, चावल की ही फसल है। ठीक है, चावल की ही फसल है ये। और जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा गया था कि पकने के अवधि किसानों को नवंबर मध्य में गेहूं की बुआई के पर्याप्त खेत साफ करने का टाइम दे दीजिए, क्योंकि धान जो है जल्दी पक जाता है तो फिर वहाँ पर गेहूं बोए जा सकते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा अगली खबर की ओर। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC। सुप्रीम कोर्ट के समाधान पेशेवर RP की नियुक्ति, न्यायिक प्रक्रिया और अंतरिम अधिस्थगन इंटेरियम मोरेटोरियम से संबंधित IBC 2016 की धाराओं से उचित ठहराया गया है। IBC को भारत में कॉरपोरेट संकट समाधान व्यवस्था में बदलाव लाने और समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रणाली की स्थापना के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, ये कंपनियों सीमित देयता भागीदारी यानी कि LLP साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होता है। यह निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है। पहला, निर्णायक प्राधिकरण। कंपनियों और LLP के लिए राष्ट्रीय विधि अधिकरण NCLT, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण NCLAT और व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण DRT, ऋण वसूली अधिकरण DRAT। ये सारे जो हैं निम्नलिखित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। भारत का दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड जो है यह इंसॉल्वेंसी पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना उपयोगिता के लिए विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा हम समझ तो कुछ पाए है नहीं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने समाधान पेशेवर, ठीक है, की नियुक्ति, उनकी न्यायिक प्रक्रिया और अंतरिम अधिस्थगन से संबंधित IBC 2016 की धाराओं को उचित ठहराया है। तो ये IBC जो कोडिंग है, संहिता जो है 2016 की है और इसको उचित ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। IBC को भारत में कॉरपोरेट संकट जब भारत में आता है तो संकट के समाधान व्यवस्था के बदलाव के लिए समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रणाली स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। समाधान के लिए इसका स्थापना हुई है IBC 2016 की। ठीक है, ये कोडिंग है, ये एक संहिता है। ये कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी LLP, इसके अलावा साझेदारी फर्मों, व्यक्तियों पर लागू होती हैं ये कोडिंग, ये संहिता। ये निम्नलिखित के लिए प्रावधान करती हैं। निर्णायक प्राधिकरण ये हैं कंपनियों और LLP जो भी हैं सीमित देयता भागीदारी, उनके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT, इसके अलावा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण यानी कि NCLAT तथा व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण DRT और ऋण वसूली अपीली अधिकरण DRAT। तो NCLT और NCLAT, DRT, DRAT। इसके अलावा दूसरा ये है प्रावधान इसमें कि भारत का दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ये इंसॉल्वेंसी पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिता के लिए विनियामक तंत्र के रूप में कार्य करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA क्या है? चौथे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC के दौरान नौसेना प्रमुख ने IPMDA की भूमिका को रेखांकित किया है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम जलीय क्षेत्र की बात की जा रही है, उस डोमेन के अवेयरनेस के लिए ये IPMDA स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना क्या है, भूमिका क्या है, इसकी समझते हैं। देखिए, चौथे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव ये चौथा है, GMC जो है चौथा है, उसके दौरान नौसेना प्रमुख जो है उसने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की भूमिका को रेखांकित किया है। GMC यानी गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की एक पहल है। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव भारतीय नौसेना की एक पहल है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि IPMDA प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संबंधी पहल है। ये जो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए लाई गई हैं। हिंद और प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लाने के लिए ये लाई गई हैं। इसकी घोषणा क्षमा कीजिएगा, टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट 2022 में की गई हैं। ठीक है, क्योटो भी और टोक्यो दोनों जो है वो जापान में ही मेरे हिसाब से। हाँ, टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट 2022 की गई हैं। और कार्य देखें इस कॉन्क्लेव के, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो भारतीय नौसेना की पहल है,
उसके कार्य हैं डार्क शिपिंग और अन्य सामरिक स्तर की गतिविधियों पर नजर रखना। इसके अलावा डार्क शिपिंग यानी कि अवैध गतिविधि में संलग्न पोत परिवहन जो है उसको डार्क शिपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अवैध गतिविधियों में संलग्न पोत परिवहन यानी कि डार्क शिपिंग जो है उन और अन्य जो भी सामरिक स्तर की गतिविधियां उन पर नजर रखने का काम करती हैं ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। इसके अलावा देखें साझेदार देशों के जल क्षेत्र में रियल टाइम गतिविधियों की समुद्री निगरानी को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा ये हिंद प्रशांत के लिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जिक्र करती हैं। ये क्षेत्र हैं प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र। अगली खबर की बात करें तो वो है फ्रीटो मैग्नेटिक उद्गार। क्या है फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन और ये कैसे हुआ, क्या है, कहाँ हुआ? समुद्री जल के भीतर हैं ज्वालामुखी उद्गार के बाद जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है समुद्री जल के भीतर ही। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिला है। ठीक है, फ्रीटो मैग्नेटिक उद्गार इसको कहते हैं, फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन कहते हैं। फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन इस इरप्शन के बाद जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। ये द्वीप इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी के कई उद्गारों से बना है। इवोटो द्वीप पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में ओगासावारा द्वीप श्रृंखला का एक भाग है। तो इवोटो द्वीप जो है उसके पास में ही एक इरप्शन की वजह से एक नए आयरलैंड के निर्माण हुआ है। आइसलैंड का निर्माण यहाँ पर हुआ है, देखने को मिल रहा है। समुद्री जल के भीतर ही ये देखने को मिला है। और जैसे बताया यहाँ कि प्रशांत क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन जो है पैसिफिक जो एरिया है उस रीजन में ओगासावारा द्वीप श्रृंखला जो है ओगासावारा जो द्वीप श्रृंखला है उस द्वीप श्रृंखला में ये द्वीप बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस द्वीप का निर्माण फ्रीटो मैग्नेटिक उद्गार के कारण हुआ है। फ्रीटो मैग्नेटिक उद्गार किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का उद्गार है जिसमें मैग्मा और जल दोनों बाहर आते हैं। आमतौर पर ये तत्व आपस में एक विस्फोटक के रूप में कार्य करते हैं। इससे भाप और पायरोक्लास्टिक खंड एक साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, मैग्मा और जल दोनों बाहर आते हैं तो फिर उसको एक साथ कहते हैं फ्रीटो मैग्नेटिक उद्गार या फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन। ठीक है, इसमें भाप और पायरोक्लास्टिक खंड एक साथ बाहर निकलते हैं। इसे पृथ्वी पर सबसे सामान्य और खतरनाक प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार माना जाता है। सबसे सामान्य है ये और सबसे खतरनाक भी है पृथ्वी पर। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है सोफिया। क्या है सोफिया? इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सोफिया यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है ये। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड के लिए, फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड। वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया एर्नबोर वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया है। ठीक है, तो सोफिया के माध्यम से ही, सोफिया एयरबोर्न वेधशाला के माध्यम से, सोफिया यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड एर्नबोर वेधशाला जो है उसके माध्यम से शुक्र ग्रह जो है, वीनस जो है उसके वीनस के एटमॉस्फेयर में एटॉमिक ऑक्सीजन का यहाँ पर पता लगाया है। शुक्र ग्रह से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है यहाँ पर। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये अपने एक्स पर सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट वाला जैसे कि आपको पता ही है। बाकी सब ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं। बाकी सब जो है पूर्व से नहीं, क्षमा कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जबकि ये अपने पक्ष पर जो हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शुक्र और अरुण, ये दोनों अपने एक्स पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मतलब इनमें इनकी सतह पर अगर कोई मान लो रहता है तो उसमें सूर्योदय उनको पश्चिम से होता हुआ दिखेगा और सूर्यास्त पूर्व की ओर होगा। वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती हैं। इसका न तो कोई चंद्रमा है और न ही इसके पास कोई रिंग है। ठीक है, रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, अत्यधिक गर्मी के कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ठीक है,
रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सबसे अधिक गर्म है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला है। सोफिया इन स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी वेधशाला की बात हो रही है। ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोग्राम है, सोफिया एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला। ठीक है, नासा और जर्मन दोनों की मिली। ये समताप मंडल में संचालित हैं। वास्तव में 99% अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करने का वाले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर संचालित हैं। यह इस तरह यह ब्रह्मांड की अवरक्त किरणों का स्पष्ट अवलोकन करने के लिए वैज्ञानिक मदद कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो वो है पल्सर्स। पल्सर्स क्या है? हाल ही में फास्ट FAST यानी फास्ट 100 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की सहायता से 5 नए पल्सर्स की खोज की गई हैं। FAST फास्ट 100 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। ये चीन के गुइझोउ प्रांत में स्थापित हैं। ये चाइना में है, जिसको हम फास्ट कह रहे हैं। फास्ट यानी 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, उसकी सहायता से 5 नए पल्सर्स की खोज की गई हैं। पल्सर्स दुनिया में क्या है? पल्सर्स तेजी से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। ये न्यूट्रॉन तारा ऐसे विशाल तारे का अवशेष होता है जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुका है। पल्सर्स जो हैं अपनी मृत्यु के निकट होते हैं, सन्निकट होते हैं। ये अत्यधिक चुंबकीय होते हैं और बहुत तेज़ी से घूर्णन करते हैं। ये घूर्णन के दौरान अपने चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पल्सर्स की पीरियड उस समय को कहा जाता है जब पल्सर्स उन बिंदुओं पर स्विच ऑफ प्रतीत होते हैं और उनका प्रकाश पृथ्वी की ओर नहीं होता है। स्विच ऑफ उस टाइम को कहते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं आता है। अब सुर्खियों में रहा प्रमुख स्थल देख लेते हैं। म्यांमार, राजधानी नायपीताव। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताव क्या है? म्यांमार जुंटा नेता ने कहा है कि हिंसक झड़पों से देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। म्यांमार जुंटा नेता ने कहा है ये। ठीक है, राजनीतिक सीमाएं देखें म्यांमार की, तो ये भू आबद्ध देश नहीं है, स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि म्यांमार की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसकी सीमा इसकी सीमा किससे लगती है? म्यांमार की सीमा ऊपर चाइना में लगती है, उत्तर और उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व में चाइना से लगती हैं, लाओस से लगती हैं पूर्व में। म्यांमार की सीमा लाओस से लग जाएगी पूर्व में। इसके अलावा थाईलैंड से लग जाएगी दक्षिण पूर्व में, और बांग्लादेश और भारत से लग जाएगी पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। ठीक है, समुद्री सीमा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती हैं, तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लग जाएगी। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पर्वत इसके पटकाई रेंज जो हैं और नागा हिल्स और चिन हिल्स भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं, सीमा बनाती हैं। ठीक है, पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स। माउंट खाकाबो जो है वो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है म्यांमार की। राजधानी है नायपीताव। 5,881 मीटर जो है सबसे ऊंचा माउंट खाकाबो है इसका। दक्षिण में रखाइन पर्वत जो है, आराकान पर्वत जिसको हम कहते हैं, वो अवस्थित हैं दक्षिण में। पठार की बात करें तो शान पठार जो है म्यांमार का सबसे प्रचलित या सबसे प्रसिद्ध पठार हैं। नदियों की बात करें, इरावदी, साल्विन, चिंडविन, सितांग, ये म्यांमार की नदियां हैं। और म्यांमार वैसे भी खबरों की दृष्टि से ज़्यादा खबरों में रहता नहीं है और आपको इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए यूपीसी इन पर दृष्टि रख सकता है। ऐसे में आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताव। ठीक है, देशों की सीमा की बात करें तो म्यांमार के ईस्ट में लाओस हैं और साउथ ईस्ट में जो है थाईलैंड है।
ठीक है। म्यांमार के जस्ट में ईस्ट और साउथ ईस्ट में थाईलैंड और ये लाओस हो गए। इसके अलावा भारत चाइना से भी इसकी सीमाएं लगती हैं, यानी किसकी इसकी सीमाएं चाइना से लगती हैं, लाओस से लगती, थाईलैंड से लगती, बांग्लादेश से भी लगती है और भारत से भी लगती हैं। तो भारत बांग्लादेश हैं, चाइना भी हैं और साथ में लाओस और थाईलैंड भी हैं। और बाकी अंडमान समुद्र जिसको बंगाल की खाड़ी में कहते हैं वो उससे भी लगती हैं। और इसके पर्वत की बात करें तो पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स ये भारत म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। माउंट खाकाबो 5,881, 5,881 यानी 5,900 मान सकते हैं आप, थोड़ा सा ही कम है, मतलब लगभग 5,900 मीटर की लगभग ऊंचाई, जितनी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट खाकाबो है। दक्षिण में रखाइन पर्वत हैं, आराकन पर्वत भी कहते हैं रखाइन पर्वत को, और शान पटार भी इसमें है। नदियाँ इरावदी हैं, सालविन है, चिंडविन है, ठीक है, सालविन, चिंडविन, सितांग ये नदियाँ हैं। और इस तरह से हमारी आज की खबर समाप्त होती हुई, अगली खबर के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप रोज़ाना की खबर हमारे साथ जान पाएंगे। धन्यवाद।